जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण की, बात होगी कोरोना की तीसरी लहर की और बात होगी सरकार और WHO ने क्या सावधानियां बरतने की गाइडलाइन जारी की है। कोरोना से जुड़े उन तमाम सवालों के बात हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। तो देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रफ्तार लगातार कम हो रही है, तो वहीं तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है और वे अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए मजबूती बनी हुई है। तीसरी लहर की को लेकर हेल्थ विशेषज्ञ 15 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इन 15 दिनों में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पीएम मोदी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ 100 से 125 दिनों को बेहद अहम मान रहे हैं। यदि इन दिनों में सतर्कता बरती गई तो संभव है कि तीसरी लहर से लोग प्रभावित ना हो। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम तीसरी लहर के खतरों, उनसे बचाव के बारे में जुड़े सवालों के जवाब जो है पैनल से लेंगे और उसी पर आज हम बात करेंगे। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम तीसरी लहर को लेकर बात करेंगे और नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को साफ तौर पे रख भी सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा वरिष्ठ चिकित्सक है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश कपूर निदेशक है मेदांता लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। और डॉक्टर वीएन त्रिपाठी पूर्व डीजीएमई, अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर साहब वीएन त्रिपाठी साहब ऐसा जुड़ेंगे तो उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले सीधे रुक कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कपूर साहब के पास। राकेश कपूर जी, सबसे पहले आपका के न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? राकेश कपूर जी, तीसरी लहर को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि भाई तीसरी लहर, लोगों के जहन में एक सवाल है कब आएगी। दूसरी लहर हमने देखी जो बहुत खतरनाक रही, जिसका मौत का तांडव भी हमने देखा। लेकिन तीसरी लहर को लेकर आपका नजरिया क्या है? सबसे पहले राकेश कपूर जी, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, अगर हम बात करें तो अब लोग तीसरी लहर को लेकर डरे हुए हैं। हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेने की बात करी है, हमने कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने की बात करी है। हमको ये समझना है कि तीसरी लहर या वायरस से अगर हमें बचना है तो ये कोई आदि शक्ति आके इसको नहीं रोकेगी, हम ही लोगों को इसको रोकना है। अगर सेकेंड वेव भी आप देखें तो बिकॉज इट इज ह्यूमन ट्रांसमिशन, जो एक दूसरे से ट्रांसमिशन होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनसे ट्रांसमिशन होता है। और थर्ड वेव में जो हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस या उसका वेरिएंट आ रहा है और ये मोर इन्फेक्टिव है, तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली थर्ड वेव आ जाएगी। लेकिन अभी इस समय मैं देख रहा हूं कि काफी जागरूकता है, शासन अपने स्तर पे भी बहुत तैयारी कर रहा है, स्ट्रिक्टनेस कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद थर्ड वेव से हम बच पाएं। राकेश कपूर जी, ये जो बात कही जाती है, तमाम विशेषज्ञ और तमाम साइंसदान कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है तीसरी लहर आ सकती है। इसके बारे में कैसे ये बात पता की जाती है कि भाई तीसरी लहर इस वक्त आने वाली है, या ये कितनी दूर है, या इसका वक्त क्या है, इसके पीछे का राज क्या है? इसमें देखिए, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो हर डिजीज की एक वेव की बात करते हैं कि इतना समय लगता है म्यूटेंट आने में, उसको फिर से स्प्रेड होने में। तो वो एक प्रोबेबली स्टैटिस्टिकल जार्गन है या एपिडेमियोलॉजिकल जार्गन है। इसको हम सरल भाषा में हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल होगा। ये एक्चुअली जो कैलकुलेशन है वो अगर आप देखें आईआईटी कानपुर के स्टैटिस्टिशियंस ने या और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये धारणा दी है कि
कि जैसे फर्स्ट वेव आपने देखा था तो 2-3 महीने के बाद फर्स्ट वेव के सेकेंड वेव आई, तो वही एक्सपेक्टेशन है। बट जिस तरह से हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, जागरूकता आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम शायद इससे बच पाए। तो राकेश कपूर जी ने साफ तौर पे कहा कि लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसी कोरोना काल में हमने देखा कि जब धीरे धीरे आंशिक रूप से लॉकडाउन खुला या अनलॉक चीज़ें हुई, तो बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे छुट्टियाँ मनाने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि भाई कोरोना काल चल रहा है, आप इतने बड़े पैमाने पर क्यों पहुँचे, तो उनका कहना है कि भाई ज़िंदगी है, मौज मस्ती समय जीने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी ये बात साफ तौर पे कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग पहाड़ों पर जाएं और कोरोना को वहाँ पर दावत दे के कोरोना के जो नए म्यूटेंट आ रहे हैं वो लेकर आए। राकेश कपूर जी, मैं मानता हूँ कि अपनी जगह पर शासन प्रशासन एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है, लेकिन इसको लेकर भी मेरा ये सवाल है आपसे, और मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगा कि दूसरी लहर में हमने तमाम चीज़ों में देखा कि ऑक्सीजन की कमी, लोगों की मौतें हमने देखी और तमाम अव्यवस्थाएं देखी। क्या आपको लगता है कि दूसरी लहर से हमने बहुत कुछ सीखा है, और तीसरी लहर के लिए मौजूदा वक्त में आप जो एक आम आदमी की तरह देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम तैयार हैं अगर तीसरी लहर भगवान ना करे आती है तो? आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकेंड वेव में कुछ क्राइसिस आई, थोड़ी सी क्राइसिस मैन मेड थी, कुछ क्राइसिस प्रोबेबली मैनेजमेंट की वजह से बहुत अच्छी नहीं थी। बट धीरे धीरे जैसे सरकार जागृत हुई, हमारे जनमानस जागृत हुआ, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा बीच की स्टेज या लास्ट के स्टेज तक आते आते थिंग्स वर प्रीटी वेल कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल आ गया था। लेकिन ये सच है कि सेकेंड वेव के बाद हमारी सरकार बहुत जागृत हुई है, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है टू द मैक्सिमम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पीजीआई के डायरेक्टर जो डॉक्टर धीमन है, उनकी अध्यक्षता में एक कोरोना की कमेटी बनाई गई थी, जिसका मैं भी एक मेंबर था एडवाइजरी में, और समय समय पे गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी हम लोगों ने दी कि किस तरह से वी शुड प्रिपेयर, और आने वाले समय में अगर, जैसा आपने स्वयं कहा, भगवान करे ना आए, अगर आता है तो हम किस तरह से इसको फेस करेंगे या बेस्ट ऑफ दी केयर देंगे। तो मुझे लग रहा है इस समय सरकार सेकेंड वेव से ज़्यादा अच्छी तरह प्रोबेबली वेल इक्विप्ड है। तो बड़ी बात राकेश कपूर साहब ने कही कि सरकार की तरफ से तैयारी, और मैं चाहूँगा कि नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से किसी तरह का भी कोई सवाल आप पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि तीसरी लहर के मद्देनज़र अगर मैं आपके जैसा कि आपने बताया कि आप उस कमेटी के मेंबर भी रहे, जो अहम कमेटी बनाई गई, तो मुख्य फोकस क्या जो है, जिसे कह सकते हैं वो रहना चाहिए तीसरी लहर के मद्देनज़र अगर चीज़ों को देखा जाए, तो सबसे मुख्य चीज़ या मुख्य फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? देखिए, जो अगर आप बात करें कमेटी के सभी मेंबरान और हम सब लोग इस व्यू पॉइंट से सहमत थे कि पहली चीज इम्यूनाइजेशन सबसे जरूरी है। जितना हम अपनी पब्लिक को इम्यूनाइज कर सकेंगे उतना हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और ये बीमारी को या तो हम रोक पाएंगे या उसकी सीवियरिटी बहुत हद तक कम कर पाएंगे। दूसरा चीज जो था वो ये था कि देखिए, अभी कोरोना के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक ड्रग अवेलेबल नहीं है, और जो सबसे ज्यादा इससे हमको अगर बचा सकता है तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एक नियम बताए गए हैं आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कोरोना के लिए, जैसे मास्क लगा के रखना, भीड़ भाड़ की जगहों को अवॉइड करना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहेंगे, या हैंड हाइजीन है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए टिल आप ठीक होते हैं, क्योंकि इस समय इन्फ्लुएंजा भी थोड़ा सा फैल रहा है, और जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोविड की वजह से ही हो, लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा भी आपको है, खांसी जुकाम है, तो वो भी हम आप स्प्रेड कर सकते हैं और कम्युनिटी में। तो अगर मेन मुद्दों पे आप चलें
तो मेन इम्यूनाइजेशन एंड कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना ही सबसे विशेष चीज है। तो बड़ी बात और अहम बात, तो जो लगातार की न्यूज़ भी कहता रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, इस नियम को आपका पालन करना है जी, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और इस वक्त डॉक्टर अरुण शर्मा वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अरुण साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, सबसे पहले के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हेलो। हाँ डॉक्टर अरुण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है जी। अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है डॉक्टर साहब? तो शायद डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल समस्या आ रही है। मैं उनसे जुड़ने की कोशिश भी करी जाएगी। कोरोना के ख़िलाफ़ हमने मुहिम छेड़ रखी है और इसी मुहिम का नतीजा है कि हमने आपके लिए एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आप अपने तमाम सवालों को, तमाम चीज़ों को आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं और जो हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे वो इनका जवाब आपको देंगे। चाहे आप तीसरी लहर के बारे में जानना चाहते हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहते हो, म्यूटेशन को लेकर आप जानना चाहते हो, तो तमाम आपके जहन में कोई भी हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो। हाँ डॉक्टर अरुण शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जुड़ गया जी। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत धीमी आवाज आ रही है जी सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तीसरी लहर को लेकर सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, ऐसा है, मेरा ये अनुमान है कि तीसरी लहर आएगी भी तो कोई बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट कम ही रहेगा इस बार, क्योंकि एक तो ये है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनाइज हो जाएंगे, वैक्सीनेशन हो जाएगा मैक्सिमम लोगों का, और जो इस समय का जो सीरो सर्वे आया हुआ है उसमें 70% लोगों के तो एंटीबॉडीज वैसे ही मिले हुए हैं। तो इसलिए आने वाली, यदि वो आएगी भी थर्ड वेव, तो उसका इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नहीं रहेगा। अब और दूसरी तीसरी बात यह है कि सेकेंड जो वेव थी उसमें हम लोग प्रिपेयर नहीं थे और वो बहुत ही सडन आई और सडन चली गई। उसमें एकदम 15-20 दिन में उसने जो कुछ किया नुकसान, उसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। न हम लोग, न तो डॉक्टर्स कम्युनिटी प्रिपेयर्ड थी उसके लिए, न गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड थी उसके लिए। तो लेकिन अब हम लोग सतर्क हैं और थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल का पालन और आम जनता करने लग जाए ठीक से, तो हम इसको रोक लेंगे और मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव से बहुत कुछ नुकसान हो पाएगा आपकी बात ऐसा। जी, बड़ी बात अनु शर्मा जी ने कही। राकेश कपूर जी भी हमारे साथ हैं। राकेश कपूर जी, आपने सुना, डॉक्टर अनु शर्मा भी हमारे साथ हैं। क्या जो वैक्सीनेशन जिस बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्या ये वो सुरक्षा कवच है जिससे हम कोरोना के तमाम वेरिएंट को रोक सकते हैं? क्योंकि हमने दीगर मुल्कों में देख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, उसके बाद भी संक्रमण जो है वो देखने को मिल रहा है। राकेश कपूर जी। देखिए, ये एक स्टिल साइंटिफिक विषय, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये जो हमारी वैक्सीन इस टाइम इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे कोवैक्सीन और उसके अलावा जैसे कोविशील्ड या स्पुतनिक, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगेंस्ट वेरिएंट्स भी इट शुड बी इफेक्टिव। लेकिन जैसा अभी शर्मा जी ने कहा कि हमको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम थर्ड वेव ना आए, लेकिन जैसा कि उनका सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज अच्छी आ रही हैं, हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, तो इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कोरोना से लड़ाई जीत गए या बच गए हैं। हमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो वैक्सीनेशन है, जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उनको फॉलो करना चाहिए। और शासन स्तर पे, जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के भी लोगों को प्रोबेबली जब ट्रायल पूरी हो जाएगी कोवैक्सीन की, तो उनमें भी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो प्रोबेबली जब हम वैक्सीनेशन का 90% 100% टारगेट अचीव कर लेंगे,
तो शायद हम इस कोरोना के अगेंस्ट और अच्छी तरह लड़ पाए। तो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही, लेकिन डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जो लगातार हम वायरस के स्वरूप देख रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और कप्पा, ये जो तमाम तरह के जो वायरस डॉक्टर साहब आ रहे हैं, क्या ये तीसरी लहर की बड़ी वजह क्या लगता है आपको, ये डेल्टा वेरिएंट रहने वाला है? कोई भी वेरिएंट हो सकता है इसमें। वेरिएंट तो अभी कई सारे आएंगे, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता ही रहता है वायरस का। तो ये नेचर है कि उसमें म्यूटेशन होता रहता है। डेल्टा है, गामा है, जो भी जिस तरह की प्रोटीन, उसकी आरएनए चेंज होता रहेगा और वो वेरिएंट बदलता रहेगा। लेकिन ये है कि अब हम लोग थोड़े से सतर्क हो गए हैं, और वेव तो थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, फिफ्थ भी आएगी। वेव्स का तो कोई मैं डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा, कुछ दर्शक हमारे साथ हैं। राजेश जी बस्ती से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, मेरी बच्ची जैसे 18 ईयर की स्टार्ट हो गई अप्रैल से, तो अब उसका वैक्सीनेशन होगा या 18 प्लस में होगा? वो क्यों कॉलेज जाएगी तो वैक्सीनेशन कंपलसरी है उसके लिए। ठीक है, वैक्सीनेशन कंपलसरी है उसके लिए। तो 18 प्लस की नहीं हुई, वो 18 स्टार्ट हो गई अप्रैल से। ठीक है। अरुण शर्मा जी एक दर्शक है, उनका सवाल है, उनकी बेटी है जो अभी 18 साल की नहीं हुई है, 3-4 महीने बाद हो जाएंगी, तो क्या वो वैक्सीन को लेकर जानकारी जानना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तो उस तब तक वेट कर लें। वैसे तो अब थोड़े से समय में 1-2 महीने में बच्चों को भी वैक्सीन लगने वाली हैं, क्योंकि उनकी ट्रायल करीब पूरी हो गई है। उनके रिजल्ट एनालिसिस हो रहा है और रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो भी 1-2 महीने में बच्चों को भी शुरू हो जाएगी। तो ये चिंता नहीं करें मेरे अंदाज से। मैं चाहूंगा कि उस ट्रायल के बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी दे, ताकि के लोग अवेयर हों और बच्चों को भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराएं। अरुण शर्मा जी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। तो बच्चों को जो वैक्सीनेशन है वो 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी। जैसा कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है, तो वो कह रहे हैं कि एक महीने बाद बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। और तो इसलिए उसमें फिर सब आ जाएंगे, फिर कोई बचेगा ही नहीं। एडल्ट के बाद अब बच्चे भी आ जाएंगे, तो सबको लग जाएगी। और गवर्नमेंट अलग से उसके लिए ड्राइव चलाएगी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है। और उनका टाइम पीरियड वो सब डिफरेंट होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से उतनी डोज रखी जाती है, उतना ही टाइम पीरियड रखा जाता है। इसलिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी ही इंफॉर्मेशन आने वाली है बच्चों के लिए, तो जल्दी इंफॉर्मेशन आने वाली है। अनु शर्मा जी बात कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश कपूर जी, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो उनका किस तरह के डोजेज होंगे और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सर आपके पास से मैं चाहूंगा कि आप भी साझा करें। देखिए, बेसिकली आई एम नॉट द राइट मैन, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं कि डोज के बारे में बताऊं, बिकॉज आई एम अ यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। बट ये जब प्रोटोकॉल, जैसे आपने डॉक्टर गुलेरिया का स्टेटमेंट, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हेड हैं, ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, तो उन्होंने, जैसा डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा, कि इस पे ट्रायल्स हो रही हैं और बहुत जल्द ट्रायल्स के बाद अगर सेफ्टी और डोज प्रोफाइल ये हमारा ICMR अपनी गाइडलाइंस निकालता है तो उन्हीं के हिसाब से डोजेस चलेंगी। लेकिन अभी आपने जैसे देखा होगा कि इन्होंने एक शुरू में चला था कि छोटे वाले स्कूल शुरू कर देंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये देखा गया है कि सर्टेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जैसे एस रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं। तो ये पाया गया है कि ये जो बच्चे लोग हैं, जो एक शुरू में बहुत डर था कि जब थर्ड वेव आएगी तो उसमें बच्चे लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे, तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें सर्टेन रिसेप्टर्स ना होने से वायरस का उस पर अटैक नहीं होता है और इनकी इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होती है। तो एक तो हम लोगों को मन में ये डर नहीं रखना चाहिए कि छोटे बच्चों पे बहुत अटैक नहीं होगा या बच्चे ज्यादा बीमार होंगे, तो ऐसी बात धारणा शायद बिल्कुल सही नहीं है। जरूरी चीज, जैसे मैंने कहा, कि गवर्नमेंट अपना काम करे, जैसे जैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके ऊपर एक्सपर्ट्स को बोलने दिया जाए, एक्सपर्ट्स अपनी एडवाइस दें, लेकिन जब भी प्रोटोकॉल्स आए, जब वैक्सीनेशन शुरू हो, तो बिना डर के
बिना जो व्हाट्सएप पे भ्रांतियां फैल रही थी, तरह तरह की चीजें होती थी, उन सबको ना मानते हुए हम कोविड प्रोटोकॉल्स को, इम्यूनाइजेशन, और जैसा मैं बार बार रिपीट करूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोविड वैक्सीनेशन एंड कोविड प्रोटोकॉल्स होंगे। ऊपर से भगवान आके, कोई अज्ञात शक्ति आके हमको कोरोना से नहीं बचा सकती है। इससे अगर बचना है तो ये युद्ध हम ही को लड़ना पड़ेगा। सरकार भी आपको नहीं बचा सकती है, सरकार आपको सिर्फ हेल्प कर सकती है। अगर समस्या आएगी तो वो आपके लिए प्रहरी की तरह खड़ी रह सकती है, पर प्रोटोकॉल हम ही को मानने पड़ेंगे। तो जब तक हम नहीं जागरूक होंगे तब तक कोविड से हम नहीं लड़ सकते। बड़ी बात राकेश कपूर जी ने कही कि हमारी जान हमारे हाथ में है और हम ही को ही कोरोना से लड़ना होगा, और जान है तो जहान है, ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, और सीधे इस वक्त आपको अयोध्या लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या दौरे पर हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त थोड़ी देर पहले साधु संतों और महंतों से उन्होंने मुलाकात की, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर अयोध्या में भगवान के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर में, तमाम साधु संत उनके साथ हैं। और जैसा कि लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनके दौरे से जुड़े हुए विकास कार्यों का जायजा भी उन्होंने लिया है, अस्पतालों का दौरा भी उन्होंने किया है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर। और इस वक्त अयोध्या दौरे पर हैं और भगवान के दर्शन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं, और लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं उनके दौरे से जुड़े हुए। इससे पहले वो सिद्धार्थनगर में थे, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इस वक्त अयोध्या में हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात करी, उससे पहले उन्होंने कोविड अस्पतालों का जायजा लिया, और इस वक्त मंदिर में हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तमाम साधु संत उनके साथ हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में
तमाम साधु संतों के और महंतों के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और तो महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य का हाल जानने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तमाम संत और महंत के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। कई मायनों में अयोध्या दौरा खास हो जाता है क्योंकि अस्पतालों का भी उन्होंने दौरा किया है। राम मंदिर का जो निर्माण का काम चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने जायजा लिया है और अब खुद स्वयं महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए वो उनके पास पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले उन्होंने साधु संतों को तोहफा भी भेंट किया और महंत गोपाल दास माला पहनाते हुए और सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन भी किए हैं और इस वक्त जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आदित्यनाथ योगी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी
नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान, मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। अपना यूपी है नंबर 1। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी इस वक्त मौजूद है, उनसे आप सीधे तौर पर सवाल पूछ सकते हैं। सीधे डॉक्टर अनु शर्मा के पास चलते हैं। डॉक्टर अनु शर्मा जी, ये जो बात कही जाती है कि जब ज़्यादा केस आएंगे या होने पर वायरस का म्यूटेशन जो है वो उसकी ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज होता है, और मल्टीप्लिकेशन जब तेज होता है तो आरएनए डिवाइड होता है, और जो मैसेंजर आरएनए होता है उससे और ज़्यादा क्वांटिटी बनती है। तो जब क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी किस किस तरह की म्यूटेशन से बनेगी, किस किस तरह का उसमें प्रोटीन जाएगा, वो डिफरेंट तरीके से आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का वायरस आपको मिले। फिर उसमें डिफरेंट वायरस बहुत जल्दी रैपिड म्यूटेशंस होने लगते हैं। तो जब तक आप समझते हैं चीज़ों को तब तक वो नुकसान बहुत कर देता है। उसका रीजन ये है। और म्यूटेशन के बाद क्या वायरस की जो जीवन शक्ति है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है डॉक्टर साहब? वो डिपेंड करती है, वो म्यूटेशन टू म्यूटेशन डिपेंड करती है। वो कुछ म्यूटेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं वो। तो इसलिए ये कहना तो बहुत ही जल्दबाजी है, और ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा वायरस और कौन सा म्यूटेंट वीक है और कौन सा म्यूटेंट स्ट्रॉन्ग है। अभी जो डॉक्टर साहब हम जो तमाम तरह के वायरस के वेरिएंट देख रहे हैं और जिस तरह का म्यूटेशन हम देख रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या वो ये जो म्यूटेशन है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और आने वाला वक्त क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आने वाला है जिसके बारे में हमें अंदेशा भी नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें। अब जैसे बाज़ारों में जो भीड़ हो रही है और जिस तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है, लोगों को खुद को प्रोटेक्ट पहले करना चाहिए ना। वो सोचती है कि वो हर आदमी सोचता है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट करे, वो पहले आगे आएँ, वो अपनी जीवन को बलिदान करें, तब उनको प्रोटेक्शन मिले, या गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे या डंडे से प्रोटेक्ट हो। अपने आप भी तो लोगों का कुछ जिम्मेदारियां हैं हेल्थ के लिए, वो लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा। जबकि इतना प्रचार माध्यम आपके थ्रू हो रहा है, मीडिया के थ्रू हो रहा है, डॉक्टर्स बार बार हर जगह कॉन्फ्रेंस में सब जगह कह रहे हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, या मानते नहीं है, या उनको कोई डर नहीं है। और जब डर नहीं होता है तभी चीज़ें भयानक होने लगती हैं। और जब ये भीड़ का काम, भीड़ से तो फैलेगा ही। देखिए, जब भीड़ जहाँ जहाँ इकट्ठियाँ होंगी वहाँ वो फैलाएंगे, दूसरों को भी फैलाएंगे, जो लोग बेचारे बचते रहते हैं उनको भी फैलाएंगे। इसलिए थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल को बहुत स्ट्रांगली लोगों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग बचे रहेंगे। दवाई, मेडिसिन, डॉक्टर्स, अस्पताल, ये सब बात की चीज़ें हैं, पहले आप उस चीज़ को होने क्यों दे रहे हैं? लेकिन मानते नहीं है। हम तो देख रहे हैं बाज़ारों में भीड़, है ना, न कोई मास्क लगाए है न कुछ है, जबकि गवर्नमेंट ने 1000 रुपये उस पर पेनल्टी लगा रखी है, फिर भी कोई नहीं लगाता और डरता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई? इस सेकंड वेव में कितने डॉक्टर्स का
सेक्रीफाइस हुआ कि आप मतलब बयान नहीं कर सकते लोग, और फिर भी लोगों को समझ नहीं है। जहाँ जाइए वहाँ न तो कोई प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, न कोई मास्क लगा। अरे मिनिमम एक मास्क तो लगा के रहिए, बाकी और कुछ न कर पाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, तो बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही, और हम भी इस बात को कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं डॉक्टर्स ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान की वजह ही थी जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो जान है वो बच पाई। डॉक्टर राकेश कपूर जी भी हमारे साथ हैं। राकेश कपूर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, कोविड प्रोटोकॉल की आपने बात करी जिसको लेकर हम भी लगातार ये बात कहते रहते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में एक आम आदमी, आपको लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वो संजीदा है? क्योंकि तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं भीड़ है, और हत्ता तो पहाड़ों पर तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को होटल्स तक नहीं मिल रहे थे। ये तस्वीर देखने को मिल रही है जब हम दूसरी लहर से निकलकर बाहर आ रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सामान्य हो रही हैं, और तीसरी लहर की तरफ जो विशेषज्ञ हैं वो इशारा कर रहे हैं। क्या आम आदमी आपको इस वक्त सजग नजर आ रहा है? देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपने डॉक्टर साहब से करा था कि ये जो कोविड का वेरिएंट डेल्टा प्लस जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, तो जो साइंटिस्ट का कहना है कि ये डेफिनेटली मोर इन्फेक्टिव वेरिएंट है। इसको अगर आप, कोई मरीज है जो इससे पीड़ित है और खांस रहा है, अगर इसके बगल से भी आप गुजर जाएंगे तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं या हैंड हाइजीन सबका ध्यान नहीं दिए। दूसरी चीज ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लंग्स के लिए जाके ज्यादा अफेक्ट लंग सेल्स को करता है, तो इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी। और ये भी शुरू में शक जाहिर किया गया कि जो बहुत सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपने बीच में मार्केट में देखी होगी, जिसका मेदांता लखनऊ ने भी शुरू करी थी लगाने की, ये भी शायद बहुत इफेक्टिव ना हो। और वैक्सीन की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि इस वेरिएंट के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव होगा। तो जनता को पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जागरूक होकर इससे बचें। दूसरा जो क्वेश्चन आपने कहा, तो ये एक बड़ी मिक्स पॉपुलेशन है। कई बार हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हिल स्टेशंस पे जो फोटोग्राफ बहुत सी चली, और इसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं भीड़ में। ठीक है, एक कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, आइसोलेटेड। मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी सवाल ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के राजनेता हैं उनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ना सर। आम आदमी की ही मृत्यु के साल ग्रास बनता है, चाहे वो कोई भी हो। कोरोना की जो गाइडलाइन दे रखी है सरकार ने, उसकी अनुपालना मुझे भी करनी चाहिए और आम नेता को भी करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई ये कहता है कि ये फलानी पार्टी की वैक्सीन है, और पिछले दिनों मैंने देखा यूपी दौरे पे प्रियंका वाड्रा 3 दिन के लिए आई हुई थी, और वो 150 आदमियों को संबोधित कर रही थी। ना तो किसी आदमी ने मास्क लगा रखा था, ना ही किसी ने प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, ये तमाम चीजें तमाम पार्टियों में देखने को मिलती है। मैं चाहूंगा कि हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप पूछिए। फिलहाल डॉक्टर साहब अपनी बात को पूरा करें। राकेश कपूर जी। तो बड़ी मिक्स पॉपुलेशन है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, हम लोग बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि घर में बंद बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग और हम सब जो फैटर्निटी के ऐसे लोग जो घर से काम कर रहे हैं, वो सब बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, और उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से उनको मौका मिलते ही वो सब स्वच्छंद होके घूमना चाहते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हम जेल से नहीं छूटे हैं कि जेल से छूटने के बाद एकदम स्वच्छंद होके हम घूमे। अगर हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं तो अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। आपने सेकेंड वेव में देखा होगा, हम सब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को भी हमने लूज किया, हमने बहुत से अपने नियर एंड डियर वंस को लूज किया। हम लोग जबकि इन मैनेजमेंट में लगे हुए थे, तो आप यकीन मानिए कि ऐसी मृत्यु दर बढ़ती थी। आते हुए कोलैप्स पेशेंट्स को हम देखते थे,
तो हम सबको बहुत दुख भी होता था। हम लोग पूरी कोशिश करते थे कि जान जितनी बचा सकें बचाएं, और इसी जद्दोजहद में बहुत से भाइयों ने अपनी जान भी गंवाई। तो लोगों को ये समझना है कि जब हमारे ऊपर कष्ट आ जाता है, जब हम कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं या डॉक्टर की प्रार्थना करते हैं हमको बचाओ। वो स्थिति हम क्यों आने दें? और जब तक हम खुद नहीं, ये कठिन समय है, हमको इससे लड़ना पड़ेगा, हमको इसके वेज आउट निकालने पड़ेंगे कि घर में भी हम रहते हुए कैसे अपने को बिजी रखें, कैसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो वो हम ही आपको देखना पड़ेगा। बहुत से प्रोग्राम्स होके, बहुत सी चीज मेथड से हम अपनी सोशल हैबिट्स से हम अपने को बिजी रख सकते हैं, और ये कठिन समय गुजर जाएगा। लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, भगवान आके हमको कोरोना से नहीं बचाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आके डंडे की जोर पे कोरोना को मार के हमको नहीं बचा सकते हैं। हम सब एक दूसरे पे दोषारोपण ना करें, हम ये देखें कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार एक स्टेटमेंट कहता हूँ जॉन एफ कैनेडी का, दिस इज द टाइम, डोंट आस्क व्हाट ओनली कंट्री कैन डू फॉर यू। ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है। ये समय है व्हेन वी शुड आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री एंड फॉर आवर सोसाइटी। ये समय है कि हम अपने देश के लिए, हम अपनी सोसाइटी के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन इस बीच जो डॉक्टर साहब जो तमाम वेरिएंट हैं, और इस बीच ये डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है, इसका क्या असर हमारी बॉडी पर देखने को मिल रहा है? किस तरह का असर होता है जब कोई इसकी चपेट में आता है? इसके बारे में मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं। ये सब जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं, इनमें बहुत रिसर्च हो रही है, और अभी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत एविडेंस बेस्ड हमारे पास इस तरह के एविडेंस आ चुके हैं। अगर आप देखें, इंग्लैंड में है या कई जगहों पे विदेशों में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल रहा है। जो मैंने शुरू में कहा कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ये लंग्स पे ज्यादा अटैक करता है, और अगर इससे थर्ड वेव में अगर हम प्रॉपरली इम्यूनाइज नहीं होंगे या हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, हम कोई तरह की अगर बीमारियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी कम करती है, तो प्रोबेबली हम इसकी इन्फेक्टिविटी और सीवियरिटी ज्यादा होगी। ये अभी तक जो रिसर्च है उनमें कहा जा रहा है, बट एग्जैक्ट एक्सपीरियंस और होने के बाद ICMR या WHO के जो गाइडलाइंस इस पे आएंगे, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। जो भी हो, बहुत इन्फेक्टिव हो नहीं हो, बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो नहीं हो, अच्छा ये होगा कि हम इससे इन्फेक्ट ही ना हो, तभी हम अपने को बचा पाए। और इससे इन्फेक्ट ना हो, इसके लिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हमारे साथ डॉक्टर अनु शर्मा जी भी जुड़े हैं। डॉक्टर अनु शर्मा जी, ये सवाल मेरा है, या मैं कहूँ कि बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं लोगों के अंदर, क्योंकि आज का जो इंसान है वो भविष्य में नहीं जी पा रहा है, भविष्य के बारे में सोच नहीं पा रहा है, वो सिर्फ आज के बारे में सोच रहा है। कोरोना की तीसरी लहर और दूसरी लहर ने कह सकते हैं कि जहन पे इतना असर डाला है जिसके बारे में आदमी भविष्य में नहीं सोच पा रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वो आबादी है जो डिप्रेशन का शिकार है, जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हो रहे हैं, जिनको हाई BP हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रस्त हैं। डॉक्टर साहब, वो लोग क्या करें इस मुश्किल के वक्त में? कैसे अपने आप को शांत रखें? कैसे हाइपरटेंशन से या हाई BP से या डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं? क्या ज़रूरी है इस वक्त? सबसे पहला काम तो ये है कि उनको बिल्कुल कूल माइंड से अपना जीवन को ढालना है। और जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, योगा है, अपना योगा करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें, जो न्यूट्रिशियल डाइटेड है उसको लें, और उसके बाद इसके बारे में सोचें कम, और टीवी कम देखें। एक तो टीवी पर दिन भर जो उन्हें डराया जाता है, ये भी एक डर का माहौल पैदा करता है, और साइकेट्रिक पेशेंट हो जाते हैं लोग। दूसरा, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, वो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से राय लेके, और जो मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, या जो और भी कोई क्रॉनिक इलनेस है, उनको
क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है जिनको, वो अपनी दवाई लेते रहें और अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल मैनेज कर लें और काम करते रहें। ये नहीं हो कि दिन भर बिस्तर पर बैठे हैं, डर डर के अंदर घर में बैठे हैं, तो वो नेचुरल है कि साइकेट्रिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और जिनको कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम लगती भी है, कोई डिप्रेसिव फेज है, कुछ और है, तो साइकेट्रिस्ट से राय ले लें, लोग अवेलेबल हैं, वो बता देंगे और ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी ना, तो डर के कब तक बैठे रहेंगे, काम तो करना ही है सबको। डॉक्टर्स कोविड पीरियड में भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। तो लेकिन ये है कि प्रिकॉशन के साथ करें, डाइट को बैलेंस करें, जितना भी अच्छी डाइट हो वो लें अपनी, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और जितनी भी आपको जैसे कोई लंग डिजीज है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, तो अपने चेस्ट फिजिशियन के साथ संपर्क में रहें और जो भी मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करें वो लेते रहें। हाइपरटेंशन को मैनेज करें अपना, घर में नहीं हो तो बीपी इंस्ट्रूमेंट ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उससे पता लग जाता है कि कितना आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है। उस हिसाब से अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट कर दें। शुगर है उसको कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें कर लें तो अपने आप को, थोड़ा सा योगा कर लें सुबह शाम, तो आपका जीवनचर्या ठीक हो जाएगी, आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि अगर आप थोड़ा सा फिजिकली वर्कआउट कर लें तो बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। डॉक्टर राकेश कपूर जी भी हमारे साथ हैं। राकेश कपूर जी, मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त हम देख रहे हैं लोगों के जीवन में। बड़े पैमाने पर लोग तनाव में हैं, कुछ के बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, कुछ को EMI की टेंशन्स हैं, कोरोना की तीसरी लहर की फिक्र है, और ये तनाव जिसे कह सकते हैं कि इंसान को खाए जा रहा है। इस तनाव से बाहर निकलने के लिए, इस तनाव को काबू करने के लिए आखिर क्या इंसान कर सकता है, क्या उसके हाथ में है? मैं चाहूँगा कि ये बताएं इसके बारे में सर। बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा है, और अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था कि हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए, तनाव जीवन में, कोरोना तो एक अभी पेंडेमिक साल भर से आया, उससे तनाव हुआ क्योंकि बहुत ही लोग कॉम्प्लिकेट हुए, जीवन की रोटी या लोगों के जॉब्स का काफ़ी ख़त्म हुई, लोगों की जॉब्स, लोग घर से काम करना पड़ा, तो ये डेफिनेटली जीविका चलाने के लिए इसका असर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमको ये समझना पड़ेगा, ये समय अब ऐसा है जिसमें हमको भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तो तनाव मुक्त होने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि इंट्रोस्पेक्ट करना कि तनाव का क्या कारण है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अब मान लीजिए कोरोना के समय हमको घर में रहना है या लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हमें ये समझना है कि ये आपके अच्छाई के लिए लगा हुआ है, आपको बीमारी से बचने के लिए लगा है। तो अगर आप यथास्थिति को सही से समझेंगे तो फिर आप वेज निकाल सकते हैं कि हम इससे तनाव से कैसे बचें। क्योंकि अगर हमें सबको मालूम है कि ये जीवन भर तो कोरोना नहीं चलना है और कभी ना कभी तो कोरोना खत्म होना है, तो एक क्षणिक प्रॉब्लम है, जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है। तो अगर हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं और सोचते हुए कि ये कल सुबह जरूर आएगी अंधेरा छटने के बाद, तो उसके लिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आप योगा करें, घर में अगर फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के बातें करें, बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें, आप अगर जैसे टीवी प्रोग्राम अच्छे देखें, बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम, व्हाट्सएप चैट जो उल्टी सीधी मैसेजेस चलती हैं उनसे दूर रहें। तो अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, थोड़ा हम ईश्वर की भी वंदना करें, थोड़ा सा आर्ट ऑफ लिविंग जो लोग बताते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूब पे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत जो पढ़ने के शौकीन हैं। एक दर्शक डॉक्टर साहब आगे, मैं चाहूंगा कि उनकी भी बात ले लेते हैं। अनिल इस वक्त कानपुर से। अनिल, अपनी बात को रखें जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से और डॉक्टर साहब से और सरकार से भी, इस कोरोना काल में बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डूबता जा रहा है। तरह तरह की बच्चों को बीमारी हो रही है, आंखों से संबंधित तमाम तरह की बीमारी हो रही है। उसके लिए सरकार और डॉक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और
इसका जवाब लेंगे, अहम सवाल है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अनिल ने सवाल किया है कि बच्चों की आंखों पे जोर पड़ रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। इस विषय पर भी हम सवाल लेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस पे। थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक दर्शक अनिल जुड़े हुए थे, जिन्होंने सवाल किया कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चों की आंखों पे जोर आ रहा है, उन्हें जहनी तौर पे कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, उसके बारे में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा जो सवाल अनिल एक दर्शक ने हमसे पूछा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमने एक व्यवस्था बनाई कोरोना काल में कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, लेकिन हमने ये भी देखा कि कई घंटे फ़ोन पे पढ़ने के दौरान बहुत से बच्चों को आंखों में समस्या पैदा हो रही है, ज़हनी तौर पे उन्हें बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ खासकर आप कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया मुझे लग रहा है। हम सब ये जानते हैं कि हम एक कंप्यूटर युग में रह रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली मीडिया, इसके युग में रह रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा लिप्त कंप्यूटर के सामने फ़ोन से रहते हैं तो आपके ऊपर मानसिक जोर, आंखों पे जोर पड़ता है। बट ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि जिनमें ये कहा जाए कि इससे रोशनी चली जाएगी या कुछ होगा। वैसे भी आप अगर देखें तो जैसा मैं देख रहा हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिन भर फ़ोन पे रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप दिन भर फ़ोन पे, यूट्यूब पे, ऑनलाइन क्लासेस पे लगे रहेंगे तो ऑनलाइन तो चलिए 3-4 घंटे होता होगा, 5 घंटे होता होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे दिन भर फ़ोन पे लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आँखों से ज़्यादा इसके ऊपर मानसिक तनाव ज़्यादा पैदा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे माता पिता को, बच्चों को, जो अब बच्चे बड़े हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में हैं, तो सबको एक आर्ट ऑफ लिविंग समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब योगा करें, समय पानी प्रचुर मात्रा में पीते रहें, अच्छे भोजन का उपयोग करें, रेस्ट भी लें। अगर ऑनलाइन क्लास में आप बैठे हैं तो उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट भी लें। उस समय आप फ़ोन पे या कंप्यूटर पे और एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो। थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी, अगर आपके घर में लॉन है या घर के अंदर है, थोड़ा अच्छे गेम जिसको हम भूल चुके हैं, कैरम है या लूडो है, बहुत से ऐसे गेम जो बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे। तो अगर इस तरह के गेम से अपने को मानसिक जो तनाव से दूर करके, या बहुत ज़्यादा जिसमें हम स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं उससे अगर दूर रहें, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से कोई बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव पैदा होने जा रहा है। उसको पॉजिटिव वे में लेके रेस्ट भी लें, प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस भी करें जो आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आजकल चले हैं, पहले भी अगर आप देखें इस टाइम जो बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशंस करते हैं, सब करते हैं, तो बहुत कुछ ऑनलाइन, यूट्यूब, इन पे इतने अच्छे क्लासेस हैं, हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोगों को ऑनलाइन के अलावा रेस्ट लेना बहुत आवश्यक है, अच्छा भोजन करना बहुत आवश्यक है।
तो हम इन सब तनाव से मुक्त रहेंगे, ब्रेन भी आपका स्वस्थ रहेगा, आंखें भी स्वस्थ रहेंगे और आप भी स्वस्थ होंगे और पढ़ने में भी फिर मन लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने जो तरीका बताया उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। अरुण शर्मा जी, आप क्या कहेंगे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? एक दर्शक ने जो सवाल पूछा, मैं आपका भी उस पर नज़रिया जानना चाहूँगा। आपका क्या कहना है सर इस पर? बैकबोन सोसाइटी की भी बैकबोन है और फैमिली के भी बैकबोन है, उन्हीं के ऊपर सारा सब चीज़ें आगे बढ़ती है। अब बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो दसियों बच्चों से अपने कलीग से मिलते हैं, उनके साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं, साथ खाते हैं, तो सोशल जो इंटरेक्शन है ना बच्चों का वो बढ़ता है। और वो फिर सोशल इंटरेक्शन जब आपस में बढ़ता है तो सोसाइटी फॉर्म होती है उससे, और जब इस तरह की सोसाइटी फॉर्म होती है तो वो आगे चल के उसको लाइजनिंग कहते हैं कि सोशल लाइजनिंग बढ़ती है बच्चों के बीच में। उनके फ्रेंड्स होते हैं, साथ होते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से वो अपनी बातें करते हैं, अपना खेलते हैं, गेम करते हैं। वो सब चीज़ों से वो लोग अलग हो गए हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि घर में तो वो जब रहते हैं तो एडल्ट के साथ रहते हैं, पेरेंट्स हैं तो एडल्ट हैं, और यदि और भी कोई है तो वो सब एडल्ट के साथ रहते हैं। तो कुछ समय बाद वो उनका जो बिहेवियर है वो एडल्ट जैसा होने लगता है। इसीलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बच्चों की ही कैंपेन चाहिए और बच्चों के साथ ही उनको रहना चाहिए, जिससे कि उनकी वो एडल्ट की तरह व्यवहार न करें। तो मेरा ये मानना है कि अब उनको आउटिंग की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, वो भी अपने कलीग, अपनी एज के साथ, जो एज के बच्चे हैं उनके साथ, तो तभी उनका डेवलपमेंट ठीक से हो पाएगा, नहीं तो वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे जीवन में। तो ये थोड़ा सा बच्चों के साथ दिक्कत है। और ऑनलाइन के ड्रॉबैक्स तो है ही हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कोई बहुत अच्छी तरह से, बच्चे का उतना ही ब्रेन है कि वो उसको बार बार हाथ पकड़ के आप समझाएं, ब्लैक बोर्ड पर समझें, टीचर बार बार कहे तो वो उसका मन लगता है। अब वहाँ माँ है घर में, वही कभी बच्चा बंद करके इधर चला गया, उधर चला गया। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, लोगों के जो वो फॉलोअप हैं, वो यही कहते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल क्लासेस नहीं हो रही। तो इसलिए उनके लिए किसी भी तरह से अब कोरोना को, लेकिन क्या करें, उनको भी बचाना जरूरी है, तो ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे बच्चों का इंटरेक्शन बच्चों के साथ ही हो, वही ठीक है। तो बच्चों का इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरी लहर ने क्या कहें कि इंसान से इंसान की जो दूरी है वो बढ़ा रखी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कपूर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी, बहुत अहम बातें रखने के लिए। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी और अहम बात रखने के लिए। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।